आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। आज से हम लोग न्यू सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। उनकी लाइफ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आपकी बुक है टीजीटी पीजीटी के लिए प्रकाश पब्लिकेशन की सुधीर के अरोरा वाली, उसका जो 7th एडिशन है उसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जो कुछ दिया है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अलग अलग ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में सब कुछ होगा वो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से अलग ऑथर की लाइफ से आपको कुछ भी एग्जाम में अलग पूछने को नहीं मिलेगा। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी टीजीटी पीजीटी वाले इस बुक को पढ़ते जरूर हैं एक रेफरेंस बुक के तौर पर। तो उसी को यहाँ पे लाने का प्रयास किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि रोमांटिक एज के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लेखक थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 को। तो 1770 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? कॉकरमाउथ कम्बरलैंड में इनका जन्म हुआ था। अब फिर इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 23 अप्रैल 1850 इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ का कारण क्या था? तो एक बीमारी थी प्लूरिसी, इसके कारण इनकी डेथ हो जाती है। और किस उम्र में डेथ होती है? तो 80 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ होती है। और इनको बरीड कहाँ पर किया गया था? तो ग्रास मेयर चर्चयार्ड में इनको बरीड किया गया था। तो इनके जन्म और मृत्यु से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें है। नेक्स्ट है, फादर इनके कौन थे? उनका नाम क्या था? तो जॉन वर्ड्सवर्थ इनके फादर थे। और वो करते क्या थे? तो अटॉर्नी एट लॉ वो थे। और इनकी डेथ कब हो जाती है? तो इनकी डेथ है वो 1783 में इनकी डेथ होती है। और इनकी माँ कौन थी? तो माँ थी इनकी एनी कॉक्सन। और माँ की डेथ होती है 1778 में। जब ये मात्र 8 साल के थे तब इनकी माँ की डेथ हो जाती है। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें, 1776 में शिफ्टेड टू ग्रामर स्कूल। तो इनको 1776 में ग्रामर स्कूल शिफ्ट कर दिया गया था। अब देखते हैं इनकी लाइफ से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। सम फैक्ट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ वाज द सेकंड ऑफ द 5 चिल्ड्रेन। तो इनके माता पिता के 5 बच्चे थे, उनमें से ये सेकंड थे। और इनका नेचर कैसा था वही आगे दिया गया है। ही वॉज अ मूडी एंड वायलेंट टेम्पर। तो ये थोड़े मूडी और हिंसक टेम्पर वाले थे। इन 1778 हिज मदर डायड व्हेन ही वॉज ओनली 8। तो जब ये केवल 8 साल के थे तब इनकी माँ की डेथ हो जाती है। हिज रिलेटिव सेंट हिम टू स्कूल एट हॉक्सफोर्ड। तो इनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने इनको हॉक्सफोर्ड स्कूल में भेज दिया था। इन 1787 ही जॉइंट सेंट जॉन्स कॉलेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो इन्होंने 1787 में सेंट जॉन्स कॉलेज है उसको ज्वाइन किया जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का कॉलेज था। और 1791 में यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद ये वापस हुए। तो ये भी पूछा जाता है इन्होंने एजुकेशन है वो कहाँ तक ली? तो ग्रेजुएशन इन्होंने किया था। वर्ड्सवर्थ टीचर विलियम टेलर इंस्पायर्ड हिम टू कंपोज पोएम्स। तो कई बार इसको पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएम लिखने के लिए इंस्पायर्ड किसने किया था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएम लिखने के लिए इंस्पायर्ड किया था विलियम टेलर ने इनको इंस्पायर्ड किया था। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ वाज नेवर सीरियस अबाउट हिज फॉर्मल स्टडी। तो वो अपनी फॉर्मल स्टडी के प्रति यानी जो औपचारिक शिक्षा होती है उसके प्रति उतने सीरियस नहीं थे, उनको उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। हिज लव अफेयर विद मैरी एस्टवेट वाज वेरी शॉर्ट वन। तो जो मैरी एस्टवेट थी उनसे इनका बहुत थोड़े काल के लिए लव अफेयर भी रहा था। तो ही रोड मोर देन 500 सोनेट। तो 500 से अधिक इन्होंने सोनेट लिखी थी। और वैसे टोटल सोनेट इन्होंने 523 लिखी थी, ये डाटा है। नेक्स्ट है, ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द स्यूडो आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ द न्यू क्लासिकल पोइट। तो जो एक छद्म आर्टिफिशियल डिक्शन था उसके ये बहुत विरोध में थे। नेक्स्ट है, ही न्यू मैनी लैंग्वेज लाइक ग्रीक लैटिन इटालियन फ्रेंच एंड स्पेनिश। तो उनको बहुत सारी भाषाएं आती थी जैसे कि ग्रीक लैटिन इटालियन फ्रेंच एंड स्पेनिश। माइकल ब्योपी। तो जो माइकल ब्योपी वाज हिज फर्स्ट टीचर इन पॉलिटिक्स।
तो राजनीति में उनके पहले गुरु कौन थे, कई बार इसको पूछा गया है, माइकल ब्योपी उनके पहले गुरु थे। नेक्स्ट फैक्ट है, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings and it takes its origin from emotions recollected in tranquility। तो जो पोइट्री के संबंध में विचार है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के ये स्टेटमेंट उसी के संबंध में है कि पोइट्री क्या है और वो कैसे ओरिजिन होती है, और इसको कई बार इसको पूछा गया है इस स्टेटमेंट को। ही ऑल्सो डिफाइंड पोइट्री as the breath and final spirit of all knowledge. It is the impassioned expression which is in the continuance of all sciences। तो ये भी पोइट्री के संबंध में उनके विचार थे। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ प्लान टू मेक प्रिल्यूड एंड द एक्सकर्सन पार्ट ऑफ हिज लॉन्ग पोएम रिकलस। तो वो उनका एक जो प्लान था कि जो प्रिल्यूड है और एक्सकर्सन है उसको एक बड़ी पोएम, एक बहुत ही बड़ी पोएम उनको लिखनी है, रिकलस उसका पार्ट बनाना है। दैट विल ट्रीट ऑफ नेचर, जो कि नेचर मेन और सोसाइटी से जुड़ी हुई होगी। द होम एट ग्रासमेयर वाज टू बी द फर्स्ट बुक ऑफ रिकलस। तो जब वो ग्रासमेयर के घर में थे तो वहाँ पर उन्होंने रिकलस की फर्स्ट बुक है उसको लिखा, बट इट वाज नॉट पब्लिश्ड टिल 1888। तो 1888 तक वो पब्लिश नहीं हुई थी। द एक्सकर्सन वाज टू बी द सेकंड बुक ऑफ रिकलस। तो जो एक्सकर्सन है वो रिकलस की सेकंड बुक होने वाली थी। द थर्ड बुक वाज नेवर कंप्लीटेड, और जो थर्ड बुक है वो कभी कंप्लीट नहीं की गई। नेक्स्ट फैक्ट है, द एक्सकर्सन विच वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड राइटिंग इन 1802 वाज पब्लिश्ड इन 1814 विद इट्स 9 बुक्स। इट वाज टू बी अ पार्ट ऑफ रिकलस। तो जो एक्सकर्सन है वो 1802 में लिखना स्टार्ट हुआ, 1814 में पब्लिश हुई, और इसमें 9 बुक थी टोटल, और यह रिकलस का पार्ट होने वाली थी। नेक्स्ट है, इन 1843 वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरिएट आफ्टर द डेथ ऑफ सदी थॉ ही डिड नॉट विजिट। तो यहाँ पे ये सवाल कई बार पूछा गया है कि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो पोएट लॉरिएट कब बने थे, तो 1843 में, और किसके बाद में बनाए गए थे, तो रॉबर्ट सदी की डेथ के बाद में इनको पोएट लॉरिएट बनाया गया था। और इनकी डेथ के बाद में कौन पोएट लॉरिएट बना था, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। 1850 में जब डब्ल्यू यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है उसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरिएट बना दिया जाता है। नेक्स्ट है, इन 1802 ही मैरी हचिंसन। तो मैरी हचिंसन शादी 1802 में इन्होंने की। द प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। ही कमेंस्ड इट इन 1798 to 99 and finished it in 1805. It present the impressions of Wordsworth's mind from his earliest recollection of till his mature manhood। तो जो प्रिल्यूड है वो इन्होंने लिखी 1798 से 99 के बीच में, और फिनिश हुई, स्टार्ट की यहाँ से और फिनिश हुई 1805 तक। लेकिन ये पब्लिश हुई थी इनकी डेथ के बाद में, इनकी वाइफ के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था। वर्ड्सवर्थ मेड 2 ट्रिप्स टू फ्रांस। फर्स्ट वन इज 1790 एंड सेकंड वन इज 1791। तो इन्होंने 2 टूर किए थे फ्रांस के, एक 1790 में, दूसरा 1791 में। तो जो 1791 सेकंड टूर में ही फेल इन लव विद एनिटी वेलोन। तो दूसरी ट्रिप में इनको प्यार हो जाता है एक लड़की से जिसका नाम था एनिटी वेलोन। एनी वेलोन भी इसको बोला जाता है, जहाँ जिनसे इनको एक बेटी भी होती है। ही ऑल्सो ज्वाइंट द ग्रैंडियस्ट विच वर द मॉडरेट रिपब्लिकेशन। तो इसको भी इन्होंने ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है, एक्सक्यूजन ऑफ लुइस 16 एंड द राइज ऑफ नेपोलियन थ्रू कोल्ड वाटर ऑन हिज रिवोल्यूशनरी इंथ्यूसिज्म। तो ये फ्रांस रिवोल्यूशन से बहुत ही प्रभावित थे, और जब फ्रांस रिवोल्यूशन हुई थी तब वहाँ का जो शासक था वो लुई 16वां था, जिसको जनता है वो हटा देती है उसके सिंहासन से। और ही बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ टॉरी। तो ये टॉरी ग्रुप से भी संबंध रखते थे। इन ऑर्लेन ही फेल इन लव विद मैरी एनी वेलोन या एनिटी वेलोन। इट इज सेड दैट ही हैड अ डॉटर एनी कैरोलाइन फ्रॉम हर। तो ऑर्लेन में इनको एनिटी वेलोन या एनी वेलोन से प्यार हो जाता है, और इनको एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है एनी कैरोलाइन।
ड्यूरिंग हिज स्टे इन फ्रांस ही कंपोज्ड अ ग्रेट पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेज 1793 में जो लिखी गई थी उसका एक पार्ट इन्होंने कवर किया था। कहाँ पर? फ्रांस में ही इन्होंने लिखा था। और इनकी जो फर्स्ट पोएम थी इवनिंग वॉक वो 1793 में लिखी गई थी। और 1793 में एक महत्वपूर्ण घटना और होती है, ही फर्स्ट विजिट ऑफ टिंटन एवे। तो इन्होंने फर्स्ट विजिट की थी टिंटन एवे की 1793 में। इन्होंने कितनी बार टिंटन एवे की विजिट की आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई द पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गुडविल। तो ये पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गुडविल से बहुत ही अत्यधिक प्रभावित थे। द कलेक्शन ऑफ लिरिकल बallad was published in 1798 with 23 poems, 19 by William Wordsworth and 4 by Coleridge। तो लिरिकल बैलेड है वो 1798 में पब्लिश हुआ था। और 1798 जब लिरिकल बैलेड पब्लिश हो जाता है वहीं से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। लिरिकल बैलेड में टोटल 23 पोएम्स थी। इनमें से 19 पोएम हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और जो कि 4 पोएम हैं वो कॉलरिज की थी। ध्यान देना है, कॉलरिज की थी। इन द सेकेंड एडिशन ऑफ 1800 द फेमस प्रीफेस वाज एडेड। तो लिरिकल वैलेड का जो सेकेंड एडिशन आता है 1800 में, तो इसमें प्रीफेस है वो ऐड कर दिया जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है। और जब इसका थर्ड एडिशन आता है 1802 में, तो अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन वाज एडेड। तो जो अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन है वो कब ऐड किया जाता है? थर्ड एडिशन में किया जाता है 1802 में। और इसका एक एडिशन और आता है जो कि चौथा एडिशन है वो 1805 में आता है। तो जो लिरिकल बैलेड है उसके टोटल 4 एडिशन आते हैं। द ईयर 1798 इज द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेड। द ईयर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट एंड द डेथ ऑफ अ क्लासिकल वन। तो यहीं से जैसा कि मैंने अभी बताया, तो क्लासिकल एज ख़त्म होता है जब लिरिकल बैलेड पब्लिश होता है 1798 में, और रोमांटिक एज है वो प्रारंभ हो जाती है। तो दैट्स ऑल अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये सब कुछ विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे हम लोग करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के जितने भी वर्क इस बुक में दिए हुए हैं प्रकाश पब्लिकेशन की में, उस सबको हम लोग उसकी समरी देखेंगे और उसमें क्या दिया हुआ है, उसकी थीम क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें क्या है, सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो हम चारों ऑथर हैं टीजीटी के, वो कंप्लीट कर लेंगे इस बुक से। और जो इसमें एमसीक्यू दिए हैं हर ऑथर से रिलेटेड उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें बस। अगर आपको टीजीटी पीजीटी वोकैब क्विज में इंग्लिश वाली में ज्वाइन होना है तो उसका एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर रात को 9 बजे डेली क्विज है वो कराई जाती है। अभी इसमें चल रहा है जो पीवाईक्यू है, जितने भी पीवाईक्यू वोकैब से रिलेटेड हैं उनको किया जा रहा है। बाकी जल्दी ही आपके लिए जो नॉर्मल लुइस है उसका एक ग्रुप है स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें आपको पूरा क्विज के माध्यम से और एमसीक्यू के माध्यम से पूरी बुक कवर कराई जाएगी। तो आप उस चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें सभी लोगों के साथ में। तो और जल्दी ही आपको टेस्ट सीरीज है वो टीजीटी इंग्लिश के लिए मिल जाएगी, जिसमें आपको 125 प्रश्न मिलेंगे और जहाँ से आपको ये अंदाज़ा लग पाएगा कि आपका स्टैंडर्ड कहाँ तक पहुँच गया है और आपको अभी कितना सुधार करना है। मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 125 क्वेश्चन बिल्कुल पेपर जैसे आपको मिलेंगे इसमें, जिसमें आपके लिए लिटरेचर, ग्रामर और वोकैब सब कुछ रहेगा। जैसे पेपर में जितना जितना एवरेज हर सब्जेक्ट का रहता है उसी हिसाब से ये मॉक टेस्ट सेट किए जा रहे हैं। तो आप इनको लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।